इजरायली दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ है। चैनल 14 और फार्स न्यूज का दावा है शाही ड्रोन टकराने का वीडियो वायरल हुआ है। हमले पर इजरायल की आधिकारिक चुप्पी, अभी तक नुकसान और हताहतों की कोई जानकारी नहीं। ईरान जवाबी हमले की अटकलें अब तेज हो चली हैं। तो अमेरिका और इजरायल के साथ जंग में ईरान ने क्रॉस कर दी है रेड लाइन। खबर है कि ईरान की सेना ने बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित इजरायली दूतावास पर हमला किया है। यह दावा है इजरायल के चैनल 14 और ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी का। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें कथित तौर पर ईरान का शाही ड्रोन मनामा स्थित इजरायली दूतावास से टकराता है और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जोरदार विस्फोट, इमारत में आग लगती है। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, इसे लेकर अभी तक कोई इजरायली डिफेंस फोर्स या बहरीन की सरकार की ओर से जानकारी नहीं साझा की गई है। तो इस पूरे मामले की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजरायल इस हमले के जवाब में ईरान पर फिर से बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर सकता है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिन से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इजरायल शांत था। लेकिन अब यह शांति किसी बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली है। बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमले का यह वीडियो, इस हमले के इस वीडियो को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दोनों देशों के न्यूज चैनलों की तरफ से यह पुष्टि की गई है। और यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें इजरायली दूतावास बहरीन में स्थित आपको नजर आ रहा होगा, जिस दूतावास के ऊपर एक मिसाइल आकर गिरती है और चंद सेकंड के अंदर जोरदार धमाका और पूरी बिल्डिंग आग की जद में। लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट अभी दोनों देशों की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत सारे सवाल, अगर बहरीन में इजरायल के इस दूतावास पर हमला किया गया है तो यह तय है इजरायल अब बहुत तगड़ा पलटवार करने वाला है ईरान के ऊपर। तो ईरान के लिए मुश्किलें तय बढ़ेंगी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका से वो लगातार मार खा रहा है और अब अगर इजरायल भी ईरान पर अटैक शुरू करता है तो मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। बहरीन में इजरायली दूतावास पर ड्रोन हमला किया गया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चैनल 14 और फार्स न्यूज ने यह दावा किया है इन तस्वीरों के जरिए। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमला किया गया है। ड्रोन अटैक में यह दूतावास बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि हवा में उठता यह धुआं ये बता रहा है कि ये बहुत घातक ड्रोन हमला इजरायल के इस दूतावास पर किया गया है। विंग कमांडर आलोक सहाय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो तस्वीरें हम लगातार आलोक जी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इन तस्वीरों के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि बहरीन का ये इजरायली दूतावास है जहां पर हमला किया गया है। एक बार बताएगा, अगर इस खबर में 1% भी सत्यता है तो ये समझा जा सकता है आने वाला वक्त ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। आलोक जी। जी वैभव जी नमस्कार। नमस्कार। वैभव जी नमस्कार। ये बहुत ही एक खतरनाक कदम है, क्योंकि दूतावास जो है वो स्वायत्त क्षेत्र माने जाते हैं, सॉवरेन टेरिटरी मानी जाती है। उस पर आक्रमण करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की की अवहेलना है। न सिर्फ अवहेलना है बल्कि एक घातक कदम है और इससे युद्ध का दायरा काफी ज्यादा बढ़ जा सकता है। मेरी आवाज आ रही है वैभव जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल साहब, सर बोलिएगा। हाँ, ये दायरा इससे युद्ध का काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अभी आप देखिएगा कि अमेरिका को इससे बहाना मिलेगा कि ईरान के जिन नागरिक क्षेत्रों पर वो अभी आक्रमण करने से बच रहा था, अभी तक उसके आक्रमण सिर्फ रोड, पुल और इस तरह के नागरिक के क्षेत्रों को हो रहे थे जिससे युद्ध में सहायता मिलती है, तो वो युद्ध के अपराध के अंतर्गत नहीं आते थे। लेकिन अब अमेरिका को बहाना मिलेगा
कि वो ईरान में बहुत ही भीषण बमबारी कर सकता है। अमेरिका इधर काफी दिनों से परेशान है, क्योंकि उसके आंतरिक जो रिपोर्ट आई है उसमें ये ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताया गया है कि उनके पास इंटरसेप्टर्स और हथियारों की फिर से कमी होने जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन रेट जो है वो कंजम्पशन रेट से काफी कम है। तो इसलिए अमेरिका को एक चिंता है कि वो जल्दी से जल्दी ईरान को अपने काबू में करे, और इसके लिए हो सकता है या तो फिर से युद्ध विराम की कोई पहल की जाएगी किसी मध्यस्थता के द्वारा, या अमेरिका बहुत ही भीषण आक्रमण करके ईरान को जल्दी से जल्दी नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए आप देखिएगा कि पिछले कुछ ही दिनों में खबर आई है कल परसों से, यूरोप से बहुत सारे फाइटर्स की मूवमेंट हो रही है मिडिल ईस्ट की तरफ, और बड़े बड़े B-1 बमबरसक विमान, B-2, B-52 सबकी वहां से डिप्लॉयमेंट हो रही है। करीब कई दर्जन जहाज वहां से भेजे गए हैं मिडिल ईस्ट में। तो ये इंगित करता है कि आगे आने वाले कुछ ही समय में ईरान के ऊपर बहुत ही भीषण आक्रमण होगा। और अमेरिका ने बता भी दिया है कि उसकी जो जाग्रोस की पहाड़ियां हैं, और वो सारी पहाड़ियां जिसके अंदर में वो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट वगैरह है, उसके ऊपर भी आक्रमण की संभावना है। और ईरान ने एक हथियार दे दिया है अमेरिका को कि अमेरिका इस बहाने से अब ईरान के बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों पर आक्रमण कर सकता है। जी हाँ वैभव। आलोक जी, हालात कुछ ऐसे हैं कि अपने ठीक सामने आप अपनी हाइट का एक गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में कूद जाइए, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान सर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि जनजी दोबारा सड़कों पर आने वाले हैं। तो IRGC ये कह रहा है कि वो अमेरिका को लगातार जवाब देता रहेगा, उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करता रहेगा। तो किस दिशा में ईरान का ये दोहरा नेतृत्व ईरान की जनता को लेकर जा रहा है आलोक जी? जी देखिए, ईरान में अभी क्या है ना कि वहां पर जो जनता ईरानी फंडामेंटलिस्ट शासकों के खिलाफ थी, उनकी आवाज दब गई है। वो डरे भी हुए हैं, कुछ तो डरे हुए हैं, और कुछ जब देश के ऊपर आक्रमण होता है तो थोड़ा एक राष्ट्रवादी लहर ज्यादा हावी हो जाती है। इस कारण भी आम जनता जो है वो विद्रोह नहीं करती है। लेकिन ईरान जिस रास्ते पर चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और मैं कई विभिन्न चैनलों पर बोलता रहा हूं कि ये ईरान की बर्बादी की शुरुआत है। ईरान की बर्बादी अभी बहुत ज्यादा लिखी हुई है। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में ईरान को खड़ा होने में कई दशक लग जाएंगे। जिस तरह से बर्बादी हो रही है और जिस तरह से बर्बादी अभी और होगी, और ये जो पेजेशिकियान साहब बार बार बयान दे रहे हैं कि आप देखिए कि पेजेशिकियान गालिबाफ, इन लोगों के हाथ में सत्ता है कहां? ये जितने लोग बीच में बात कर रहे हैं, इन किसी के हाथ में सत्ता नहीं है। सत्ता जो है वो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्तफा के हाथ में है, लेकिन ये भी अभी पुख्ता नहीं है कि मुस्तफा जिंदा भी है कि नहीं। एक बार भी उनका पब्लिक अपीयरेंस नहीं आया। जी। और तो ये, और दूसरी बात कि भारत में इस आप देखिएगा कि सारी अंतरराष्ट्रीय ताकतें जो आपने बोला ना वैभव जी, ये अमेरिका के जो डीप स्टेट्स हैं वहां से फंडिंग हो रही है एनजीओ के थ्रू में, और भारत में उकसाया जा रहा है विद्रोह के लिए। जेनजी को, सिर्फ जेनजी नहीं, उसको और मजबूती देने के लिए किसानों को भड़काया गया कि फिर से दिल्ली कूच करो एक साथ, ताकि बहुत बड़ी अराजकता की स्थिति दिल्ली में पैदा की जा सके। तो ये इसमें काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स लगे हुए हैं। जो आपने वैभव जी बोला बात बिल्कुल सही है, और भारत सरकार इसके पीछे काफी गहन अध्ययन कर रही है। और अभी आपने सुना होगा कि हमने एक वो बिल पारित कर दिया है कि बाहरी एनजीओ से जो पैसा अब आएगा, अभी सारे लोगों को उसका अपना सोर्स दिखाना पड़ेगा, और वो स्टेट बैंक में ही जमा करा पाएंगे, और पूरे खर्च का ब्यौरा देना पड़ेगा। अब इनकी कमर टूटेगी, और सारे ये लोग एक्सपोज होंगे कि किसके किसके पास कहां से पैसा आता है, और विदेशी पैसे से कैसे यह आंदोलन यहां चलता है। तो भारत को डीस्टेबलाइज करने की इस समय की कोशिश पाकिस्तान और अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा की जा रही है। इसमें मुझे कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस अंतरराष्ट्रीय संकट के समय जब तेल की आपूर्ति कम होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, इसी समय भारत पर ज्यादा से ज्यादा चोट करो ताकि भारतीय सरकार को वो हिला सके। लेकिन उनकी मंशा इसमें बिल्कुल ही कामयाब नहीं होगी, और क्योंकि भारत सरकार इस पर पूरी तरह से तत्पर है कि कैसे इन पर लगाम लगाई जाएगी। जी हाँ बाबू जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इन तमाम जरूरी बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए दर्शकों,